हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो पूछे गए थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में। सो एबीएसटी का जो एग्जाम होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन आए थे, आज उन क्वेश्चंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिक्स पीवाईक्यूज। Ever Study Classes has launched a course for the RPSC 2023 including ABST, EAFM and BADM. You can check out this particular course on the Ever Study Classes website. Ever Study Classes has various courses for the UGC NET exam as well as for other state PGT and AP exams. You can check out these courses on Ever Study Classes website. So first question is on your screen now. The question is, who has given the complete and exhaustive definition of statistics in plural sense? So देखो, statistics की दो definition हमारे पास हैं, एक singular और एक plural. Singular में हम statistics को मानते हैं एक field of study जिसमें हम data collection करते हैं, analysis करते हैं और interpretation करते हैं, जबकि plural sense में हम ये मानते हैं कि statistics है aggregate of facts जिसमें हम data को collect करते हैं, analyze करते हैं in a structured manner, right? So किसने प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को एग्जॉस्टिव दिया है, कंप्लीट दिया है? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर बॉयले, होरेस सिक्रिस्ट, यूल एंड कैंडल एंड वेबस्टर। देखो, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज होरेस सिक्रिस्ट। इन्होंने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक्स की इन द प्लूरल सेंस। इन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब है कि कोई अकेला नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, राइट? एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हमारे पास होने चाहिए तभी हम उसको स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, राइट? जिसके ऊपर बहुत सारे कॉजेस का इफेक्ट हो सकता है, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डेटा इन्यूमरेटेड भी हो सकता है, यानी कि जो है हम सिर्फ उसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर जो हमारे पास डेटा है उसके बेस के ऊपर हम कुछ एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट? जिसमें एक स्टैंडर्ड है एक्यूरेसी का, राइट? सिस्टमेटिक मैनर में हमने उसे कलेक्ट करा है, और सिर्फ ऐसे ही कलेक्ट नहीं करा, हमारा एक ऑलरेडी पर्पस था और उस डेटा को हम इन रिलेशन टू ईच अदर प्लेस कर सकते हैं कि आइसोलेशन में उस डेटा की कोई वैल्यू नहीं है, ये बोला गया है इस डेफिनेशन में। सो राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटा आर फॉर्म्ड बाय। सो डेटा कैसे फॉर्म होता है ये हमें यहां पर बताना है। चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अ सिंगल फिगर, सेकंड इज अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, third is a group of homogeneous facts and figures, and fourth is an absolute descriptive fact. So देखिए, एक सिंगल फिगर को तो डेटा हम नहीं बोलते हैं, राइट? व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिक्स। ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड डेटा भी हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव फैक्ट है, एब्सोल्यूट है, उसको भी हम डेटा नहीं बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ होमोजेनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर हमारे पास होमोजेनियस फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उसके ग्रुप को बेसिकली हम डेटा बोलते हैं, स्पेशली इन द स्टैटिस्टिक्स। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. So data can be defined as systematic record of particular quantity. एक particular quantity का systematic record हमारे पास है और homogeneous group में है, homogeneous facts and figures हैं, तो उसको basically हम data बोलते हैं, and this data is collected for a particular purpose, right? So right answer will be option number 3. Next question is, only in the following situation can true conclusions are drawn from statistical data. So हमारे पास यहाँ पर 4 situations दी हैं और बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ही ऐसी condition है जिसमें हम true conclusions draw कर सकते हैं from the statistical data. वो condition कौन सी होगी ये basically हमें बताना है इस particular question में। तो पढ़ते हैं 4 options को। सबसे पहले है by not trusting them at all, second is by putting excessive trust in them, थर्ड इज बाय इंटरप्रेटिंग देम वाइजली एंड लॉजिकली। तो देखो, हमारे पास अगर कोई डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, अगर आप उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करोगे तो उससे तो कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। अगर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर लोगे तो वहां से भी कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। सो एक्सेसिव ट्रस्ट भी यहां पर नहीं करना है। लेकिन अगर आप डेटा को वाइजली और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंटरप्रेट करोगे तो वहां से एक मीनिंगफुल कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, बाय इंटरप्रेटिंग देम वाइजली एंड लॉजिकली।
Next question is Fisher's index number is called ideal index number because देखिए फिशर के जो इंडेक्स नंबर है उसे आइडियल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इट इज बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग वेट्स। तो देखो जो फिशर का इंडेक्स नंबर्स होते हैं ये फ्लक्चुएटिंग वेट्स के ऊपर बेस्ड हैं। अब फ्लक्चुएटिंग वेट्स का क्या मतलब है? तो देखो फ्लक्चुएटिंग वेट्स का मतलब है कि जैसे जैसे किसी कंपोनेंट का जो डेटा है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता जाएगा तो उसका वेट भी हम चेंज कर देंगे। तो यस, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग वेट्स। जियोमेट्रिक मीन इज यूज्ड इन दिस फॉर्मूला। तो जियोमेट्रिक मीन फिशर्स इंडेक्स नंबर में यूज होता है, ये भी सही बात है। इट फुलफिल्स द क्वालिटीज ऑफ रिवर्सिबिलिटीज, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देखिए थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये यूज होते हैं फिशर इंडेक्स नंबर में, राइट। और इसके लिए हम इसको यूज क्यों करते हैं? इसको यूज कर जाता है इंडेक्स नंबर्स की जो रिलायबिलिटी है, जो कंसिस्टेंसी है उसको पता करने के लिए। इसलिए हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द एबव। Next question is factor reversal test is satisfied when। So factor reversal test satisfy कब होता है इंडेक्स नंबर्स में, ये हमें बताना है। तो देखिए चार ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं, चार फार्मूलाज हैं हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फार्मूलाज पता है। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। P01 into Q01 is equal to summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0। अब ये है क्या? So देखिए P represent price and Q represent quantity। P1 and Q1 ये हम यूज करते हैं कंपैरिजन पीरियड के लिए एंड P0 Q0 ये हम यूज करते हैं बेस पीरियड के लिए, राइट। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। Next question is the best method of measuring the secular trend refers to long time tendency of time series is। So देखो अगर हमें मेजर करना है एक सेक्युलर ट्रेंड एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि हमारे पास लंबी टाइम सीरीज है, लॉन्ग टाइम की टाइम सीरीज है, उसका हमें सेक्युलर ट्रेंड मेजर करना है, तो कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट होगा उसके मेजरमेंट के लिए? ऑप्शन है हमारे पास टाइम सीरीज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्री होल्ड कर्व मेथड, सेकेंड इज सेमी एवरेज मेथड, थर्ड इज मूविंग एवरेज मेथड एंड फोर्थ इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। देखिए सबसे बेस्ट मेथड इस तरह की टाइम सीरीज में हमारे लिए होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो सबसे बेस्ट मेथड होगा ऑप्शन नंबर 4 which is method of least squares। So this method is basically most widely used method in practice and in this method sum of square of deviations of the actual and computed values is least, राइट। तो होता क्या है इसमें, जो भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस हमारी होती हैं एक्चुअल और कंप्यूटेड वैल्यूज, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी और जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू आई है उनका जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन होता है, यानी कि उसमें कितना चेंज है, कितनी डेविएशन है, वो मिनिमम होता है, वो लीस्ट होता है इस पर्टिकुलर मेथड में। इसलिए इसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजनल वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय। तो देखो जो सीजनल वेरिएशंस होती हैं वो उसका कारण क्या है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या कॉज है सीजनल वेरिएशंस का। ऑप्शंस हैं हमारे पास बिजनेस साइकिल्स, चेंज इन क्लाइमेट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, थर्ड इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड फोर्थ इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए इन चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से चारों ही यहाँ पर आंसर लगेंगे, राइट, क्योंकि इनकी वजह से वेरिएशन तो हो ही सकती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सीजनल वेरिएशन हम बोलते किसे हैं? सीजनल वेरिएशन हम उन चेंजेस को बोलते हैं जो जनरली होते हैं इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक ईयर के पीरियड में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो वेरिएशंस आ रही हैं, उनको हम सीजनल वेरिएशन बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से होगी? दैट विल बी ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, क्योंकि विद इन 1 ईयर पीरियड ये चीजें चेंज हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ट्रेडिशन चेंज हो भी सकता है, राइट। और क्लाइमेट तो देखिए चेंज हो ही जाता है। जबकि बिजनेस साइकिल जो है ये 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के होते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी काफी लंबे टाइम में होती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इतनी जल्दी नहीं होती, टेक्स टाइम, राइट। तो सीजनल वेरिएशन इज मेनली कॉज्ड बाय चेंज इन क्लाइमेट, कस्टम एंड ट्रेडिशन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is which algebraic method would you apply for the extrapolating the population of India in the year 2021 when
equidistant of X variable population of 1981, 1991, 2001 and 2011 is given। अब देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको इंडिया की पॉपुलेशन को एक्स्ट्रापोलेट करना है। नाउ व्हाट डज एक्स्ट्रापोलेटिंग मींस? एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब है कि आपको प्रिडिक्ट करना है 2021 तक की ही पॉपुलेशन हमारे पास है, हमें पता करना है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2031 में कितनी होगी, तो हमें उस डेटा को प्रिडिक्ट करना है जो अभी हमारे पास है नहीं, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना। तो यही हमें बोला जा रहा है कि हमें पॉपुलेशन को इंडिया की एक्स्ट्रापोलेट करना है इन द ईयर ऑफ 2021, राइट। और हमारे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है, पॉपुलेशन दी हुई है, वो दी गई है 1981 की, 1991 की, 2001 की और 2011 की, और ये है इक्विडिस्टेंट, यानी कि हर 10-10 साल बाद हमारे पास ये पॉपुलेशन गिवन है, यानी कि इक्वल इनके बीच में इंटरवल है। तो इस सिनेरियो में कौन सा मेथड यूज करा जा सकता है? तो बच्चे याद रखेंगे, इस तरह के सिनेरियो में जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर थर्ड, विच इज डायरेक्ट बिनोमियल एक्सपेंशन मेथड। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें डेटा को प्रिडिक्ट बेसिकली करना है और इक्विडिस्टेंट वेरिएबल्स हमारे पास हैं, यानी कि ऐसे डेटा हमारे पास है जिसके बीच का जो इंटरवल है वो सेम है, जैसे कि 1981 और 1991 के बीच में 10 साल का फर्क है, आगे भी हमारे पास 10 साल का फर्क है, राइट। तो इस तरह का जब सिनेरियो हमारे पास होता है हम यूज करते हैं डायरेक्ट बिनोमियल एक्सपेंशन मेथड। Next question is, which method of interpolation and extrapolation is to be used when the number of items in a variable are less 3 or 4 and the difference in independent variable is either uniform or too less। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे इंटरपोलेशन के लिए या फिर एक्स्ट्रापोलेशन के लिए। एक्स्ट्रापोलेशन मैंने आपको बता दी कि जहां जो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है उस डेटा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना, और इंटरपोलेशन का मतलब होता है जो दो डेटा सेट्स हैं हमारे पास, जो नॉन डेटा सेट्स हैं, उनको एनालाइज बेसिकली करना। जैसे कि 2011 और 21 के बीच का एनालाइज करना है तो उसको हम इंटरपोलेशन बोलेंगे, और 2021 तक के डेटा के हिसाब से हमें यह पता करना है कि 2031 में क्या होगा, उसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलेंगे। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? अगर जो हमारे वेरिएबल की जो आइटम्स हैं वो 3 या 4 ही हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें जो डिफरेंस है या तो वो यूनिफॉर्म है या फिर बिल्कुल ही कम है, तो इस सिनेरियो में जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज बेसिकली पैराबोलिक कर्व मेथड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर राइट आंसर। तो ये एज्यूम करता है कि डेटा फॉलोज अ पैराबोलिक कर्व एंड यूजेस द नेबरिंग पॉइंट्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू एट द डिजायर्ड पॉइंट, यानी कि जो डिफरेंस है देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा या तो ये यूनिफॉर्म है या फिर बिल्कुल ही कम है, इस सिनेरियो में हम यूज करेंगे पैराबोलिक कर्व मेथड को। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. Next question is, a detailed study about the size, composition and growth of human population for any country may be by the following method। So हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट करनी है, किसके बारे में? अबाउट द साइज, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है, कंपोजिशन क्या है, ग्रोथ किस तरह से हो रही है ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में। ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। क्या हम पॉपुलेशन सेंसस कर सकते हैं? यस, हम पॉपुलेशन सेंसस कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट वाइडली मेथड यूज्ड फॉर द पॉपुलेशन स्टडीज। सेकंड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता है जो काफी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होता है, जैसे कि कितना चाइल्ड बर्थ हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो ये क्या है, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन से भी हम पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। हम बीच बीच में एडहॉक डेमोग्राफिक सर्वेस भी कंडक्ट कर सकते हैं कि लोगों की जो एज है वो क्या है, इनकम कितनी है, राइट। तो ये सारी चीजें अगर हम स्टडी करेंगे तो डेमोग्राफिक सर्वेस करके भी हम पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स कवर। सो अभी मैंने आपको बताया कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, मोशन पिक्चर ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन में अगर कोई चेंज आ रहा है किसी भी जगह की, किसी भी कंट्री की, तो यस इट इज अ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है ऐसा डेटा विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए गवर्नमेंट, फॉर ए पर्टिकुलर एजेंसी, फॉर द पॉलिसी मेकिंग, उसको हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। सो यस, पॉपुलेशन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स होगा। इट प्रेजेंट्स रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स। यस, वाइटल स्टैटिस्टिक्स में जो वाइटल इवेंट्स होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है। फर्टिलिटी, डेथ्स एंड रिप्रोडक्शंस आर एनालाइज्ड। तो यस, ये भी वाइटल स्टैटिस्टिक्स है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटेशंस यूज्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आर। सो पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के लिए क्या नोटेशंस यूज करी जाती हैं, ये बेसिकली हमें बताना है। एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? एट्रीब्यूट्स किसी भी पर्टिकुलर डेटा की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कैपिटल ABC है, स्मॉल ABC है, अल्फा, बीटा एंड गामा है। सो इन सभी की हेल्प से हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, राइट। तो देखिए जो हमारी क्लासेस हैं A, B या फिर AB आर कॉल्ड पॉजिटिव क्लासेस बिकॉज दे कंटेन ऑल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। तो जो हमारा कैपिटल है A है, इसको हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट बोलते हैं। जो हमारे अल्फा, बीटा, गामा होते हैं, इनको हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम स्मॉल ABC की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो इसको ये भी हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं, राइट। और अगर सिंपल A को हम बीटा के साथ या अल्फा के साथ कंबाइन करें तो इसको हम मिक्स्ड या फिर कॉन्ट्ररी क्लासेस बोलते हैं, राइट। तो ये सारे ही हमारे नोटेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट इज। तो मैटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो देखिए जो भी हम स्टडी करते हैं एट्रीब्यूट्स को, एट्रीब्यूट्स की एसोसिएशन को स्टडी करते हैं, वो बेसिकली हम करते हैं एट्रीब्यूट स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन है जिसको भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसके जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट, उसको बेसिकली हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, विच आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स और इन्हीं को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। सो कौन सी टेक्निक डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी हम यूज करते हैं, ये हमें बेसिकली बताना है, राइट। अब डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी क्या होती है? तो देखिए ऐसी कंडीशंस जहां पर सर्टेन है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, कंप्लीट अनसर्टेनिटी नहीं है, जहां पर हम कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, राइट, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। तो उसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, तो यस इस मेथड को हम यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, इन्वेंट्री मॉडल जैसे हमारे पास होते हैं, ABC एनालिसिस होता है, इन सबको हम एनालाइज कर सकते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन सर्टेनिटी वाली हैं, अनसर्टेनिटी नहीं है, राइट। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी हम कर सकते हैं बिकॉज कंडीशंस आर नोन। सो तीनों ही मेथड्स को डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी यूज करा जाता है। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसीजन क्राइटेरिया इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अब इसका देखिए रिवर्स यहाँ पर पूछा गया है कि डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी इस सिनेरियो में हम किन मेथड्स को यूज करेंगे, राइट। सो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी क्या होगी? जहां पर कंडीशंस अनसर्टेन है, रिस्क है, वी आर नॉट नोन अबाउट एनीथिंग, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए सबसे पहले दिया गया है मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया, राइट। सो मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया क्या होता है? इसको हम मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया जनरली बोलते हैं। इसका यूज हम करते हैं टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम पॉसिबल पे ऑफ और आउटकम, यानी कि हमारा मैक्सिमम पॉसिबल पे ऑफ क्या हो सकता है, राइट, कितना बेनिफिट हमें बेसिकली हो सकता है, बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट पोटेंशियल गेन इज बेसिकली मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया। जैसे नाम बता रहा है कि मैक्सी मैक्स कितना पोटेंशियल गेन हाईएस्ट हमें हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को ये बताता है। नेक्स्ट इज बेसिकली मैक्सिमिन क्राइटेरिया, इट बेसिकली फोकसेस ऑन द मिनिमाइजिंग एंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस और रिग्रेट। सो उल्टा हो जाएगा हमारे फर्स्ट ऑप्शन से ये कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हमें कितना हो सकता है, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमिन क्राइटेरिया। तो देखिए जब अनसर्टेनिटी है तो इन क्राइटेरियाज को हम यूज करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल गेन कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल जो लॉस है वो कितना हो सकता है, और थर्ड है मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया। तो ये हमें ये बताता है कि जो हमारा एक्चुअल में
पे ऑफ आने वाला है और जो हमने एक्सपेक्ट किया था, अगर उसके बीच में डिफरेंस आएगा तो कितना रिग्रेट बेसिकली हमें होगा। रिग्रेट क्राइटेरिया बेसिकली ये हमें बताता है, राइट। इट बेसिकली कंसीडर्स द रिग्रेट एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग हम करने वाले हैं उसके साथ कितना रिग्रेट वहां पर होगा। सो रिग्रेट बेसिकली रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द पे ऑफ ए पर्टिकुलर आउटकम एंड द बेस्ट पॉसिबल पे ऑफ, कि जो हमने सोचा था कि बेस्ट पे ऑफ कितना हो सकता है, राइट, और जो एक्चुअल में आउटकम आया है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, उसको रिग्रेट यहां बोला जाता है। राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द एबव। Next question is, in which area design of experiments are used first? So experiments, designs of experiments सबसे पहले कहाँ यूज करे गए थे? So experimental research से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले कब एक्सपेरिमेंट्स का यूज करना स्टार्ट करा गया था, किस फील्ड में बेसिकली हुआ था? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ट्रांसपोर्ट? बच्चे याद रखेंगे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स का जो यूज था वो हुआ था एग्रीकल्चर में। सबसे ज्यादा इसको फेमस किया आर ए फिशर ने, राइट। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एक एक्सपेरिमेंट स्टेशन के ऊपर इन द 1920s एंड 1930s, और वहां से काफी फेमस हुए डिजाइन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। और सबसे पहले जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का यूज करा गया ये बेसिकली हुआ एग्रीकल्चर फील्ड में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is, which important terms are used in a design of experiments? So design of experiments में कौन सी term यूज होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास एक्सपेरिमेंट, डिजाइन, बोथ 1 एंड 2 या फिर नन ऑफ दी एवर। सो देखो जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिजाइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट आते हैं, सो जैसे नाम ही देखिए हमें बता रहा है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। डिजाइन भी वहां पर होगा, एक्सपेरिमेंट भी वहां पर होगा। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जो हम बेसिकली कर रहे हैं, लेट्स सपोज कोई रिसर्च हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने वेरिएबल्स को, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली, राइट। तो ये वो सारा क्या है, वो एक्सपेरिमेंट है जो भी हम एक्शन ले रहे हैं। और डिजाइन क्या है? डिजाइन वो प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो ये दोनों ही टर्म्स डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में यूज होती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is, who propounded and developed concept related with the design of experiments? तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि किसने propound किया और डेवलप किया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को। ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं, कार्ल पियर्सन, प्रोफेसर आर ए फिशर, वॉयले या फिर सर फ्रांसिस गैल्टन। सो हमने अभी डिस्कस किया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि इसको डेवलप करा और फेमस करा एग्रीकल्चर फील्ड में आर ए फिशर ने। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइज ऑफ लार्ज सैंपल? सो लार्ज सैंपल का साइज क्या होगा ये बेसिकली हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं तो दो तरह के हमारे पास सैंपल हो सकते हैं, स्मॉल सैंपल या फिर लार्ज सैंपल। तो स्मॉल सैंपल किसको बोलेंगे और लार्ज सैंपल किसको बोलेंगे? तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार्ज सैंपल किसको बोलेंगे, राइट। ऑप्शन है हमारे पास, इफ इट्स साइज एक्सीड 10, if its size exceed 30, if its size exceeds 100 या फिर none of the above। So देखिए स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में हम ये मानते हैं कि अगर जो हमारा सैंपल साइज है वो 30 से ज्यादा है, अगर 30 से ज्यादा है तो उसको हम लार्ज सैंपल बोलेंगे, राइट। जब लार्ज सैंपल हमारे पास आ जाता है हम यूज करते हैं जेड टेस्ट, राइट, जो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर हमारा जो सैंपल साइज है वो 30 से कम हो जाता है हम यूज करते हैं टी टेस्ट, जो फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो याद रखेंगे अगर हमारा सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो उसको हम लार्ज सैंपल कंसिडर करते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is, which tests of significance for attributes are discussed in large sampling? So हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, हमें significance को टेस्ट करना है, किसकी significance को? attributes की significance को। और अगर large sample है तो कौन कौन से टेस्ट हम यूज करेंगे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए दिए गया है टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस। सो टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस हम यूज करते हैं जब बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है, हमारे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं और उनके जो पॉसिबल आउटकम है वो दो हो सकते हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। तो उसको अगर हमें टेस्ट करना है तो हम टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेसेस यूज करते हैं। टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसेस, अगर हमें ये देखना है कि जो सक्सेस की प्रोपोर्शन है वो कितनी होगी एज कंपेयर टू द फेलियर, उस केस में हम इस पर्टिकुलर टेस्ट को यूज करेंगे, राइट। टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन हमारे पास हैं और उनके डिफरेंस को बेसिकली हमें टेस्ट करना है तो उस केस में टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे।
राइट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास बेसिकली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। इन सभी टेस्ट को हम सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assumptions ऑफ टी टेस्ट आर। सो टी टेस्ट की क्या assumptions हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए टी टेस्ट जो हमारा है ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारा सैंपल साइज 30 से कम होता है, राइट। और टी टेस्ट हमारा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि टी टेस्ट की क्या क्या assumptions होती हैं। द पॉपुलेशन फ्रॉम विच स्मॉल सैंपल हैज बीन सिलेक्टेड इज नॉर्मल। सो बिल्कुल सही बात है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होना चाहिए। स्मॉल सैंपल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि टी टेस्ट हम यूज करते हैं जब हमारी जो सैंपल है वो 30 से कम है। सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सही बात है। सेकेंड इज सैंपल्स आर टेकन बाय रैंडम सैम्पलिंग। तो यस, सैंपल हमारा सैम्पलिंग रैंडम होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन। बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो तब हम टी टेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो सारी कंडीशन सी यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ टेस्ट टी टेस्ट आर रिलेटेड टू। सो एफ टेस्ट और टी टेस्ट ये दोनों किससे रिलेटेड हैं ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल, सेकंड इज सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ लार्ज सैंपल, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव। सो याद रखेंगे एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट आर रिलेटेड टू सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is which parts are to be studied at the time of analysis of variance in a two-way classification। So देखिए एनोवा हमारा दो तरह का होता है, राइट। एनोवा से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस किस चीज को हम स्टडी करेंगे टू वे एनोवा के केस में, राइट। ऑप्शंस हैं सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स एसएससी जिसको हम बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज एसएसआर जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल जिसको हम एसएसई बोलते हैं, एंड 4 इज ऑल ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सो देखिए जब भी हम टू वे एनोवा को स्टडी करते हैं तो इसमें SSC यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स, SSR सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज, एंड सम ऑफ SSE यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल, राइट। ये सारे ही हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट आर द कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो हमें बताना है नॉन सैम्पलिंग एरर्स के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए एरर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैम्पलिंग एरर्स और एक होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जो हमें सैंपल में देखने को मिलते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो होते हैं जो सैम्पलिंग के बाहर के एरर्स जनरली हमारे होते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स के क्या कारण हो सकते हैं ये हमें बताना है। सबसे पहले है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन। तो देखिए अगर आपने सैंपल सही से यूज करा, सैम्पलिंग एरर तो नहीं है, लेकिन आपने जो डेटा कलेक्शन मेथड है वो गलत ले लिया, डिफेक्टिव ले लिया, टेबुलेशन गलत करती, तो ये तो हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर हो गया। पहला हमारा बिल्कुल सही है। इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन और सैंपल, अगर आपने इनकम्प्लीट कवरेज करी पॉपुलेशन की सैंपल की, दिस इज आल्सो नॉन सैम्पलिंग एरर। फॉल्टी प्लानिंग, इनएडिक्वेट एंड इनकंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिविटी, दिस इज आल्सो नॉन सैम्पलिंग एरर। यहाँ पर सैम्पलिंग का कोई रोल नहीं है क्योंकि आपने प्लानिंग ही गलत कर दी। तो सारे के सारे हमारे ये कारण हो सकते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर के। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एरर्स। अब हमें बताना है कि सैम्पलिंग एरर्स के टाइप्स कौन हो सकते हैं। सैम्पलिंग एरर कौन से होते हैं जो हमें सैंपल में देखने को मिलते हैं, राइट। कि आपने जो सैंपल है वो ही गलत तरीके से चूज कर लिया, जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसको हम सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। सो पहला ऑप्शन है बायस्ड एरर्स, सेकंड इज अनबायस्ड एरर्स, थर्ड इज अबव 1 and 2 both, and fourth is none of the above। so देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज बोथ 1 and 2। तो सैम्पलिंग एरर में कुछ बायस्ड एरर होते हैं। बायस्ड एरर वो एरर होते हैं जो रिसर्चर के बायस के कारण होते हैं, राइट। जैसे उसने जानबूझ के जो टेक्निक है वो गलत ले ली, राइट। जो जिस तरह से उसको रिसर्च करनी थी उसने करी नहीं, यानी कि रिसर्चर के बायस की वजह से गलती हुई है। और अनबायस्ड एरर है जो जहां पर रिसर्चर का कोई बायस नहीं है। लेट्स सपोज उसको एक रिसर्च करनी थी, हाउस होल्ड्स को लेना था, हाउस होल्ड्स को रैंडमली लेना था और उसने रैंडमली ले लिया,
जो प्लान करा था वो ले लिया, रेंडमली ही लिया, लेकिन रेंडम लेने की वजह से ही कुछ वहां पर रैंडम एरर्स हो गए, तो वो अनबायस्ड एरर है, वहां पर रिसर्चर का कोई रोल नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं अनबायस्ड एरर। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ 1 एंड 2, ये दोनों ही सैंपलिंग एरर्स के पार्ट्स हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिन्हें आरपीएससी एपी 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।